नमस्ते दोस्तों। समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए समर्थ एवं सशक्त लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी मिलन ज़मीं और आसमां का। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। पापा, मैं 2 महीने की छुट्टियों में दुबई जाना चाहती हूँ। 10वीं का इम्तिहान देकर हॉस्टल से घर आई कियारा ने नाश्ते की टेबल पर टोस्ट कुतरते हुए रहस्योद्घाटन किया। क्या? सुबह सुबह बेटी की इस बेसिर पैर की फरमाइश सुनकर पापा बुरी तरह चौंक गए। देहरादून दुबई कब से हो गया? उन्होंने भी टोस्ट कुतरा। देहरादून दुबई नहीं हुआ पापा, मैं सचमुच दुबई ही जाना चाहती हूँ। मैंने बताया था ना, मेरी फ्रेंड सिया, उसके मम्मी पापा इस समय दुबई में पोस्टेड हैं। वो दुबई चली गई है, इसलिए उसने मुझे भी 2 महीने के लिए अपने पास दुबई आने की ऑफ़र दे दी। कियारा ने खुशी जाहिर करते हुए अपनी बात स्पष्ट की। तो तुम उसे देहरादून चलने की ऑफ़र दे दो। वैसे भी दादी आजकल अस्वस्थ हैं, अकेली हैं। तुम भी उनसे 4 साल से नहीं मिली। दोनों सहेलियां साथ भी रहना और दादी को कंपनी भी मिल जाएगी। पापा मुस्कुराते हुए बोले। उफ पापा, कहाँ दुबई और कहाँ देहरादून? वो क्यों आएगी यहाँ? क्या फ़र्क पड़ता है मेरी नन्ही सी जान, दोनों में डी है। चाहे दून जाओ चाहे दुबई, पर इस समय तुम दून जा रही हो, दैट्स फाइनल। पापा नाश्ता खत्म कर उठ खड़े हुए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दुबई नहीं भेजना है मत भेजो, पर मैं दून भी नहीं जाऊंगी। है ही क्या वहाँ? दिल्ली में भी डी है, मैं यहीं रहूंगी। कियारा ने झुंझला कर भैया व मम्मी की तरफ देखा समर्थन के लिए। देख बेटा, जाना तो तुझे पड़ेगा। तेरे पापा भी अपनी एक ट्रेनिंग के सिलसिले में लगभग 2 महीने दिल्ली से बाहर हैं और मैं भी एक प्रोजेक्ट में बेंगलुरु जा रही हूँ। निश्चल भी 1 हफ्ते में अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर लेगा। यहाँ अकेली कैसे रहेगी? मम्मी बोली। मैं अकेली रह लूँगी। क्यों अकेली रह लेगी? तभी ऑफिस के लिए निकलते पापा सामने आ खड़े हुए। जब एक बार तय हो गया कि तुम दादी के पास देहरादून जा रही हो तो बस तय है। मैं फ़्लाइट की टिकट बुक करवा देता हूँ। माँ से कहता हूँ किसी ड्राइवर का इंतज़ाम कर लें, घर में कार तो है ही। प्लेन की खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हुए कियारा सोच रही थी, कितना मना किया था देहरादून जाने के लिए और कितना पटाया था दुबई के लिए, पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उफ, कैसे कटेंगी ये 2 महीनों की छुट्टियाँ? तभी फ़्लाइट लैंडिंग की घोषणा हो गई। 16 वर्षीय नकचढ़ी कियारा माता पिता की लाडली बेटी व भाई की लाडली छोटी बहन थी। फ्लाइट ने लैंड किया। पता नहीं दादी ने किस गधे को भेजा होगा उसे लिवाने। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट मुख्य देहरादून शहर से 1-1.5 घंटे की दूरी पर था। बाहर निकलते उसका मोबाइल बज उठा। आप कियारा जी बोल रही हैं? हाँ, मैं आपको लेने आया हूँ, बाहर निकल आइए, यहीं खड़ा हूँ। वो बाहर आ गई। तभी एक 20-21 वर्षीय लंबा ऊंचा गोरा सुदर्शन युवक उसकी तरफ मुखातिब हुआ। आप कियारा जी हैं? यस। उसने तिरछी नज़र युवक पर डाली। मैं भर्ग, दादी ने आपको लेने भेजा है। कियारा की तिरछी नज़र एकाएक सीधी हो युवक पर पड़ी। ऊपर से नीचे तक मुआयना किया। वेरी स्मार्ट, मन ही मन बोली। देहरादून के ड्राइवर क्या ऐसे होते हैं? होते होंगे, उसने कंधे उचकाए। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठी देहरादून के रास्ते पर थी। दिल्ली की गर्मी के बाद यहाँ की हरियाली आंखों को सुकून पहुँचा रही थी। वो बाहर के नज़ारे देखने में व्यस्त हो गई, लेकिन भर्ग की नज़र बीच बीच में मिरर से उभरती उसकी छवि पर अटक रही थी। 5 फीट 6 इंच लंबी, गोरी छरहरी, बेहद खूबसूरत स्मार्ट कियारा को देखकर उसे लग रहा था कि कोई फिल्म हीरोइन पर्दे से उतरकर सीधे कार में बैठ गई है। गजब की खूबसूरत है, पर गजब की नकचढ़ी भी लगती है, उसने सोचा। घर पहुंचकर दादी ने उसे बाहों में भींच लिया। वो इतनी लंबी 5 फीट की दादी से इतनी देर गले लगे रहने में उसे उलझन हो रही थी। ऊपर से दादी ने उसके हेयर स्टाइल की भी ऐसी की तैसी कर दी थी। दादी उसे 4 साल बाद देख रही थी, क्योंकि इस बीच वे जब भी दिल्ली आई कियारा हॉस्टल में रही। अपनी इतनी खूबसूरत व जमा पोती को देखकर वे निहाल हुई जा रही थी, पर कसी जीन्स व नाभि दर्शना टॉप थोड़ा चुभ रहा था उनको। आओ बेटा, ये भर्ग है, हमारे घर में पेइंग गेस्ट है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोचिंग कक्षाओं को पढ़ाता भी है।
4 साल से भर्ग यहीं मेरे पास ही रहकर पढ़ रहा है। ओह, तभी, कियारा ने सोचा और लापरवाही से अंदर चली गई। उसकी अटैची और बैग बाहर ही पड़ा रह गया। दादी अंदर ले जाने की पेशकश करने लगी। मगरूर कहीं की। भर्ग होंठों ही होंठों में बुदबुदाया। मैं ले जाता हूँ दादी, कहकर अटैची व बैग अंदर लाकर एक कोने में पटक कर ऊपर चला गया। दादी उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना लाई। थोड़ी देर दादी से बातें कर वो बेडरूम में चली गई। डिनर पर दादी ने उसे जगाया। टेबल पर 3 प्लेटें लगी देख कर वो चौंक गई। ये तीसरी प्लेट किसके लिए है दादी? भर्ग के लिए है बेटा, वो पेइंग गेस्ट है, मेरे साथ ही खाता पीता है, सब चीज़ों का पैसा चुकाता है, पर ऋण तो मैं नहीं चुका पाऊंगी उसका कभी। किस बात का? बहुत सहारा है उसका, सारे छोटे बड़े काम कर देता है मेरा, बहुत मेहनती व होशियार लड़का है, आईआईटी में निकल ही जाएगा इस साल, तब मैं कैसे रहूँगी? तो कोई और आ जाएगा दादी, कियारा लापरवाही से बोली। हर कोई एक जैसा नहीं होता बेटा। तभी भर्ग सीढ़ी उतरता दिखा। तीनों खाना खाने लगे। एकाएक दादी बोली, किराया बेटा? भर्ग चौंक गया और कियारा तुनक गई। दादी, इस महीने का किराया तो मैंने दे दिया था ना? भर्ग बोला। दादी, आप मेरा नाम कब ठीक से बोलना सीखोगे? कियारा झिल्लाई। अब भर्ग को बात समझ में आ गई। ठाका मारकर हंसते हुए बोला, शुक्र है दादी ने किराया ही बोला, कहीं किराना बोलती तो मैं थैला लेकर किराने की दुकान की तरफ भागता नजर आता। कियारा का मूड खराब हो गया। मन ही मन सोचने लगी, उसे यह कहकर भेजा था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, पर दादी तो ठीक ठाक नज़र आ रही हैं। सारी प्लानिंग उसे देहरादून भेजने की थी। सोचते सोचते उसे फिर गुस्सा आने लगा। दादी समझ गई। प्यार से उसे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बूढ़ी हो गई हो ना बेटा, ये नए ज़माने के नाम भी तो अजीब हैं, कियारा, रियाना, कियान और भर्ग। भर्ग ने आगे जोड़ा, हाँ भर्ग, ढंग के नाम भी नहीं सूझते आजकल माँ बाप को, ये भी कोई नाम है? तो क्या, आपके ज़माने के नाम रख दो, सीता, गीता, रुक्मणी, राम प्रसाद, रामकृष्ण। कियारा तिल मिलाई। भर्ग पानी पी रहा था। उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू ही सही है, जमाने के साथ सब कुछ बदलना चाहिए। अब खाना खा ले। भर्ग खाना ख़त्म कर मुस्कुराता हुआ उठकर चला गया। रात में दादी सोने चली गई, पर कियारा को नींद कहाँ थी। उसकी पीढ़ी तो सुबह सोती थी और रातों को जागती थी। उसने अपना मोबाइल उठाया, फेसबुक चेक किया, कुछ फ्रेंड्स के स्टेटस पर कमेंट किए, फिर वो व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करने लगी। फ्रेंड्स को लिखा, देहरादून में हूँ दादी के पास, पहले सबको बताया था दुबई जाने के बारे में। सो सैड। फ्रेंड्स ने मुंह लटकाने वाले इमोजी भेजे। 2 बज रहे थे, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। किराया। उफ, दादी कभी नहीं सुधरेगी। जी, उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। तू अभी तक जाग रही है? बाथरूम जाने के लिए उठी तो तेरी लाइट जली देखी, 2 बज रहे हैं। उनकी निगाहों में शंका उजागर हो रही थी। मैं छुट्टियों में देर से ही सोती हूँ दादी, बस अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। क्या कर रही थी? वे कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाती हुई बोली। अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, पर आवाज़ तो नहीं आ रही थी। अरे दादी, चैटिंग कर रही थी मोबाइल पर लिख कर। आप जाइए, सो जाइए, मैं यहीं सो जाती हूँ तेरे कमरे में। दादी, आप आराम से अपने कमरे में सोइए, लाइट में नींद खराब हो जाएगी, कहकर कियारा ने दादी को ज़बरदस्ती ठेल दिया। दादी चली तो गई, पर आंखों में शंका के भाव थे। सुबह कियारा घोड़े बेचकर सो रही थी। भर्ग नाश्ता करने नीचे आ गया, पर कियारा दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। बोर होकर दादी ने हमेशा की तरह पुराने गानों की सीडी जोर से लगा दी। भर्ग को तो पुराने गाने रोज़ सुनने की आदत थी, पर कियारा की नींद टूट गई। उखड़ी हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर भर्ग चुपचाप बैठा नाश्ता कर रहा था। ये बाबा आदम के ज़माने के गाने आपने लगाए हैं? कियारा खा जाने वाली नज़रों से बोली। मैडम, मुझे देर हो रही है, गाने लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास, दादी ने लगाए हैं, कहकर भर्ग इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। तभी दादी किचन से बाहर निकल आई। अरे उठ गई बेटा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं राम प्यारी ने। उफ दादी, मुझे नहीं खाने हैं राम प्यारी के पराठे, सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर दी आपने? सुबह सुबह कहाँ है? दादी आश्चर्य से बोली। 8 बज रहे हैं, देख घड़ी सामने। बज रहे होंगे,
वो झुंझलाकर बोली। मैं रात में 3 बजे सोई थी तो 8 बजे कैसे उठ पाऊंगी? तो तू रात में 3 बजे क्यों सोई? दादी की आंखों में फिर वही शंका के भाव उभर आए। उफ! वो भड़क कर अंदर चली गई। भर्ग नाश्ता खत्म करके क्लास के लिए निकल गया। पर कियारा की तो यही दिनचर्या थी। अब दादी ने नया पैंतरा बदला। पुराने गाने बजाए 8 बजे के सुबह 6 बजे ही लग गए, वो भी इतनी जोर से कि कियारा तो कियारा, अपनी पढ़ाई करता भर्ग भी उछलकर बाहर आ गया। दादी! कियारा बाहर आकर चीखी। हाँ बेटा, क्या हुआ? दादी खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकल आईं। वो जूते पहने वॉक पर जाने को बिल्कुल तैयार थीं। ये इतनी जोर से गाने क्यों लगाए आपने? कियारा झल्लाई। तुझे उठाने के लिए, दादी ने सच सच बता दिया। अब तू फ्रेश होकर आजा, तैयार होके वॉक पर चलते हैं। देख बाहर कितना सुहाना मौसम हो रहा है। सुबह उठकर सेहत अच्छी रहती है। पुराने लोग कह गए हैं, एक सेहत 1000 नियामत। ऊपर खड़ा भर्ग दादी पोती का ड्रामा देख रहा था, वहीं से बोला, और नए लोग क्या कहते हैं दादी? आप चुप रहिए। कियारा ने उसे फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरा। भर्ग अंदर भाग गया। कियारा बाथरूम में घुस गई। कहाँ फंस गई? कहाँ दुबई जाने के सपने देख रही थी और कहाँ? थोड़ी देर बाद वो दादी के साथ पार्क की दिशा में चल रही थी। 75 साल की उम्र में भी दादी की चाल में गजब की फुर्ती थी। नींद पूरी ना होने से अलसाई कियारा घिसटती सी उनके साथ चल रही थी। उस दिन लंच के बाद भी दादी ने पुराने एल्बम उठाए और कियारा को दिखा दिखाकर परिवार का पुराना इतिहास बताती रही। कियारा उबासी लेकर सुनती रही। डिनर पर कियारा टेबल पर ही सोने के मूड में थी। कमरे में जाते ही बिस्तर पर बिना कपड़े बदले ही लुढ़क गई। थोड़ी देर बाद दादी कमरे में गई तो बेखबर सोई पोती के भोले मुखड़े को देखकर बहुत प्यार उमड़ आया। दूसरे दिन कियारा की नींद 6 बजे खुल गई। दादी की जरा सी खटपट से वो उठकर बाहर आ गई और दादी के साथ चली भी गई। अब यह नियमित दिनचर्या बन गई और उसे दादी के साथ वॉक पर जाने व बातें करने में मज़ा भी आने लगा। लेकिन मुश्किलें तो कई थीं। कियारा घर आकर अपने मोबाइल पर नए फिल्मी गीत लगाती और उधर दादी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के गाने। दोनों आवाज़ें गड्डमड्ड होती, किसी को ठीक से कुछ सुनाई नहीं पड़ता। कियारा का मूड फिर उखड़ जाता। उस दिन भी कियारा ने जैसे ही मोबाइल पर यूट्यूब ऑन किया, गाना बजने लगा, पल्लो लटके। उधर से दादी की सीडी भी चीखी, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। भर्ग ऊपर खड़ा अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो बेसाख्ता हंसता हुआ अंदर चला गया। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, भर्ग बमुश्किल अपनी हंसी रोकता हुआ बोला। इधर पोती का पल्ला लटकता है, उधर दादी उसे हवा में उड़ा देती हैं। कहते कहते उसकी हंसी नहीं थम रही थी। ये बात सिर्फ नए पुराने संगीत की नहीं थी। अंग्रेजी संगीत से दादी को सख्त नफरत थी। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के निर्देश तो वो किसी तरह सुन लेती, पर जब दादी की निगाहें उसके कपड़े को लेकर टेढ़ी होती तो उसका दिमाग फट पड़ने को होता। ये कैसे कपड़े पहने हैं? दादी ने एक दिन पूछा। कैसे कपड़े मतलब? कपड़े पहने तो हैं दादी, वो अपने बरमूडा व स्लीवलेस नाभिदर्शना टॉप पर नज़र डालते हुए बोली। ऐसे कपड़े क्या शरीफ लड़की को शोभा देते हैं? एक तरफ का कंधा दिखता है, टांगे पूरी की पूरी। भर्ग भी क्या सोचता होगा? कियारा के दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। ओफो दादी, मैं क्या भर्ग को दिखाने के लिए कपड़े पहनती हूँ? पर लड़के तो देखते हैं ना बेटा, लड़कियों को ऐसे बदन उघाड़ू कपड़े पहनना शोभा नहीं देता। मुझे ढकने के बजाय आप भर्ग की आंखों में पट्टी बांधने को कह दो। कियारा तो नक गई। ओह, ये लड़की तो, तुझे कोई बात समझ में नहीं आती? चल आज तेरे लिए सूट खरीदते हैं। हैं दादी, मेरे पास सूट घर में रखे हैं। तभी भर्ग आ गया। दादी की आखिरी बात सुनकर बोला, क्यों 21वीं सदी को घूंघट निकलवा रही हो दादी? सब ठीक है, कहकर वो गर्दन हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसे लगा कि भर्ग की आंखों में कोई विकार नहीं है, पर वो कियारा की बात का समर्थन कर रहा है। फिर भी बोली, तो फिर लाई क्यों नहीं? दादी, देहरादून आ ही कौन रहा था, मैं तो दुबई जा रही थी। तो फिर क्यों आ गई? दादी को बुरा लग गया। कोई और नहीं था घर में आने के लिए? नहीं, सब व्यस्त थे, एक मैं ही फालतू थी। कियारा कुछ कुछ दादी की नाराज़गी ताड़ गई। एडजस्ट दादी, एडजस्ट, फ़िलहाल मैं ही फालतू थी। मैं ही एडजस्ट करूं हमेशा? तेरे मम्मी पापा नहीं कर सकते?
वे नहीं आ सकते थे? पीछे इतनी बीमार रही मैं, पर नौकरी ज़्यादा प्यारी है। दादी की आंखें अनायासी छलछला आईं। कियारा का हृदय द्रवित हो गया। करेंगे दादी, वे भी एडजस्ट करेंगे, वो प्यार से उनसे सटकर फुसफुसाते हुए बोली। जब भैया की शादी होगी तब। दादी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कियारा मुस्कुरा रही थी। दादी हतप्रभ सी अपनी 16 वर्षीय आधुनिक मिजाज अल्हड़ पोती को देखती रह गई। मिजाज, ख्याल, पोशाक भले ही आधुनिक हो, पर लड़की नासमझ नहीं है। बहुत बड़ा मतलब है उसकी बात का। एक दिन कियारा दादी का म्यूज़िक सिस्टम चेक कर रही थी। ये क्या दादी, बाबा आदम के ज़माने का म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है अभी तक? अब सीडी वगैरह कौन यूज़ करता है? आपके पास स्मार्टफोन है ना, यूट्यूब पर सुना करो मनपसंद संगीत। बेटा, ये नए ज़माने की चीज़ें मुझे कहाँ इस्तेमाल करने आएंगे? क्यों नहीं आएंगे दादी, सीखने से क्या नहीं आता। अभी तो मैं काफ़ी दिनों तक हूँ, आपको परफेक्ट बना दूंगी। और फिर दिक्कत हुई तो बर्ग तो है ही यहाँ पर। कियारा की बात सुनकर दादी पुलकित हुई जा रही थी। सोच रही थी कि क्या वे ये सब सीख सकती हैं। बेटा, मोबाइल तो दे गया था, पर वे मोबाइल सिर्फ फ़ोन करने व रिसीव करने के लिए ही इस्तेमाल करती थीं। डिनर के बाद दादी कमरे के दरवाजे से झांक रही थी। दादी, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैंने सोचा तू इस वक्त इत्मीनान से मोबाइल सिखाएगी मुझे, दादी बच्चों की तरह किलक कर बोली। कियारा मुस्कुरा गई। क्या बात है दादी, बहुत शौक हो रहा है मोबाइल सीखने का। आज तो नींद भी नहीं आ रही है। अच्छा, आइए सिखाती हूँ। दादी फटाफट जाकर उसकी बगल में बैठ गई। उस दिन दादी को मोबाइल पर यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक इस्तेमाल करना सिखाते सिखाते रात के 2 बज गए। दादी पोती दोनों को होश नहीं था। दादी, सबको ऐड कर दिया है मैंने आपके साथ। जब आप सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगी तो घर बैठे सबकी खबर रख सकती हैं। कियारा मज़े से आंखें नचाकर कोहनी मारती हुई बोली। मम्मी, पापा, भैया, सबकी। अच्छा, और तेरी, तूने खुद को ऐड कर दिया? दादी, मेरा वार मुझी पर। खुद को नहीं ऐड करूँगी आपसे, आप मेरी सबसे ज़्यादा खबर रखेंगी, कियारा हंसते हुए बोली। क्यों, तेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़े ही है जो? दादी भी रहस्यात्मक ढंग से आंखों को नचाते हुए मुस्कुराई। है नहीं तो हो जाएगा दादी, कहकर हंसती खिलखिलाती कियारा वॉशरूम भाग गई। सुबह के नाश्ते की टेबल पर कियारा बैठी थी, दादी नदारद। दादी कहाँ हैं? भर्ग बैठते हुए बोला। सो रही हैं। सो रही हैं? भर्ग बैठते बैठते कुर्सी से उछल गया। तबीयत तो ठीक है उनकी? वो घड़ी देखते हुए बोला। हाँ हाँ, रात के 2 बजे तक नेट पर काम कर रही थी, कियारा व्यस्त भाव से बोली। नेट पर? भर्ग बौखला गया। हाँ, कियारा मुस्कुराई। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सीख रही थी। ओहो, तो आप दादी को पूरी तरह हाईटेक बनाने पर तुली हैं? नहीं तो, ज़मीन को आसमां बना रही हूँ। ज़मीन आसमां कैसे बन सकती है? कहाँ ज़मीन, मेरा मतलब सहिष्णु धरा, और कहाँ उन्मुक्त आसमान जिसे कोई बांध ही नहीं सकता। हाँ, आकाश और धरा के मिलन का एहसास ज़रूर हो सकता है क्षितिज पर। क्यों नहीं किया? भर्ग उसकी तरफ एक रहस्य व प्रश्न सा उछालता हुआ उठ खड़ा हुआ। पहली बार भर्ग को लेकर उसने थोड़ी देर सोचा। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का मेधावी व मेहनती युवक काफ़ी गंभीर व गहन सोच विचार वाला है। नई पीढ़ी की तरह न उसमें लापरवाही है, न उच्छृंखलता, बल्कि उम्र से अधिक समझदार है। पर जब वो उसकी तरफ देखकर व्यंग से हंसता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। फिर उसने अपने विचारों को झटक दिया। आजकल दादी कियारा की तरह पूर्ण रूप से अपने मोबाइल में उलझी हुई थी, इसलिए कियारा चैन से थी। कियारा ने उन्हें उनके कई नए पुराने रिश्तेदारों, सहेलियों व पड़ोसियों से जोड़ दिया था। जैसे ही मैसेज टोन बजती, दादी मोबाइल चेक करने का लोभ संवरण नहीं कर पाती। डाइनिंग टेबल पर भी दादी के बच्चों जैसे हाल देखकर भर्ग और कियारा आंखों ही आंखों में मुस्कुरा जाते। एक दिन जब सुबह नाश्ते की मेज़ पर दादी आईं तो ढीली लग रही थी। उस दिन वे वॉक पर भी नहीं गई थीं, पर कियारा ने उन्हें सोते देखकर कारण नहीं जानना चाहा। उल्टा चादर तान कर सो गई। दादी का उतरा चेहरा देखकर भर्ग चिंतित हो गया। क्या हुआ दादी? पता नहीं, आज कुछ तबीयत ढीली है।
हाँ, वो तो देख कर ही लग रहा है, वो माथा छूता हुआ बोला। आपको तो बुखार है दादी, आपने सुबह से क्यों नहीं बताया? वो घड़ी देखते हुए बोला। मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, अभी बुखार की दवा दे देता हूँ, फिर वापस आकर डॉक्टर को दिखा दूंगा। कियारा मोबाइल में उलझी नाश्ता कर रही थी। बर्ग को थोड़ा अखरा। दादी को बुखार की दवाई देकर वो चला गया। 1 बजे के करीब वो कोचिंग से वापस आया। कियारा सोफे पर अधलेटी टीवी देख रही थी। दादी का बुखार कैसा है? वो अंदर आते हुए बोला। दादी तो सुबह से ही सोई हुई हैं। तब से सोई हैं? आपने तब भी उनको देखना मुनासिब नहीं समझा? कैसी लड़की हैं आप? वो लगभग भागता हुआ दादी के कमरे में गया। बुखार की तीव्रता से वो बेहोश सी सो रही थी। दादी, भर्ग ने पुकारा। दादी ने बमुश्किल आंखें खोली। दादी, आपका बुखार तो बहुत बढ़ गया है, चलिए आपको डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। वो दादी को पकड़कर बाहर ले आया। दादी की हालत देखकर कियारा को अफसोस हुआ। वो उनकी तरफ बढ़ गई। रहने दीजिए आप, मैं संभाल लूँगा, भर्ग तल्खी से बोला। वो दादी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। कियारा खड़ी रह गई। 1 घंटे के अंदर वो दादी को दिखा कर ले आया। उनको वायरल हो गया था। बुखार 103 चला गया था, जो उनकी उम्र के लिए बहुत अधिक था। दादी को बिस्तर पर लिटाकर उसने किचन में जाकर उनके लिए ब्रेड सेकी, थोड़ा दूध गर्म किया, मनुहार कर खिलाकर दवाई खिलाई और एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर रुमाल भिगाकर उनके माथे पर पट्टियाँ रखने लगा। कियारा हताश सी देख रही थी। लाइए, मैं रख देती हूँ। ज़रूरत नहीं, भर्ग गुस्से में बोला। आप टीवी देखिए, मोबाइल पर बिजी रहिए या फिर अंग्रेजी के नॉवल पढ़िए। कुछ नहीं तो दादी को मोबाइल सिखाइए, पर उनकी मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं उनकी तरफ आपका ध्यान कभी नहीं जा सकता। 2 महीने के लिए यहाँ आई हैं, क्या समझ पा रही हैं उनकी ज़रूरतों को? हमेशा आपको अपनी ही सुविधा की पड़ी रहती है। कभी सोचती हैं कि इस उम्र में वे अकेली कैसे रहती होंगी? उन्हें प्यार और अपनेपन की कितनी ज़रूरत है? उनकी छोटी छोटी ज़रूरत कैसे पूरी होती होंगी? कितना प्यार करती हैं दादी आप लोगों को, हर वक्त याद करती रहती हैं। अपने बड़ों के प्यार की कीमत क्या होती है मुझसे पूछिए, जिसकी किस्मत में माँ बाप तक का प्यार नहीं रहा। चाचा चाची के रहमो करम पर पलकर बड़ा हुआ हूँ। एक एक पल और एक एक पैसे की कीमत है मेरे जीवन में, ताकि मैं कुछ बन सकूं। और दादी का प्यार तो मेरे लिए ठंडी छाँव है, जिसने पिछले 4 साल से मुझे अपने में समेटा हुआ है। मुझसे पूछिए प्यार की कीमत, पर आपको उनके प्यार, उनके जीवन की क्या परवाह? आपके पास तो सब कुछ है ना। दादी चाहे मरे चाहे जिए, अकेले में रोए या हंसे। पर मैं रात दिन सोचता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त को यहाँ रख दूँ, ताकि दादी को मेरी कमी ना खले। कहते कहते भर्ग का ऊंचा व गुस्सैल स्वर आंसुओं से भीग गया। वो उठकर बाहर चला गया। कियारा हतप्रभ सी खड़ी रह गई। भर्ग उसे बुजुर्ग दादी की स्थिति देखने का एक नया नज़रिया थमा गया था। इस नज़रिए से तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मम्मी पापा भी नहीं सोचते होंगे? पापा कहते हैं कि दादी वहाँ भी रहना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ वे और भी अकेली हो जाती हैं। लेकिन क्या यहाँ आकर अपना प्यार दादी पर वे सब नहीं लुटा सकते? भर्ग पराया होकर भी दादी को समझ सकता है, और वे उसकी आंखें बेहोश सी पड़ी दादी की ममता से भरी एक एक झुर्रियों पर फिसलती एकाएक छलछला गईं। वो बैठकर दादी के माथे की पट्टी बदलने लगी। उस पूरी शाम वो दादी के कमरे से बाहर नहीं निकली। उसे याद आया, एक दिन दादी ने दर्द होने के कारण उसे अपने पैरों पर तेल लगाने को कहा था, और वो हंस पड़ी थी। क्या दादी, मैं आपके इस बदबूदार तेल में हाथ डालकर आपके पैरों में मालिश करूँगी? राम प्यारी से कहो, वो कर देगी। आज उसने तेल की शीशी उठाई, दोनों हाथों में तेल लेकर दादी की साड़ी ऊपर की और तलवों और पैरों में हल्के हाथों से मालिश करने लगी। रोज ही दादी का स्पर्श करती थी, पर पता नहीं इस समय दिल के भाव स्पर्श को कुछ नई ही संज्ञा दे रहे थे। बाहर रात घिर गई थी। दादी को किसी तरह ब्रेड स्लाइस खिला दवाई खिलाकर फिर सुला दिया था भर्ग ने। उनका बुखार कम नहीं हुआ। पैरों में दर्द की वजह से वो कराह रही थीं। कियारा हल्के हाथों से पूर्ववत मालिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद भर्ग 2 प्लेटों में खाना डालकर ले आया। लीजिए, आप खाना खा लीजिए, आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था।
वो संजीदगी से बोला। मुझे भूख नहीं है। कियारा की आंखें फिर भर आईं। ना जाने क्यों भर्ग की डांट अच्छी भी लगी थी और बुरी भी, पर ऐसी लगी थी जैसी कभी किसी की नहीं लगी थी। आई एम सॉरी, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वो हल्के से मुस्कुराया। इस बार कियारा भी भरी आंखों से मुस्कुरा गई। उसने प्लेट ले ली और हाथ धोकर खाने लगी। रात को भर्ग बोला, आप जाकर सो जाइए, मैं यहीं बैठकर पढ़ लेता हूँ, फिर यहीं पर सो जाऊँगा। नहीं, आप जाइए, मैं दादी के पास लेट जाऊँगी। नहीं, आप बिना एसी के नहीं सो पाएंगी, मुझे तो आदत है। उसने कियारा को ज़बरदस्ती सोने भेज दिया। बिस्तर पर लेटकर थकी हुई कियारा एकदम सो गई, लेकिन 3 बजे के करीब उसकी नींद टूट गई। उठकर वो दादी के कमरे में गई। भर्ग किताबें बंद करके कुर्सी पर अधलेटा बैठा था। आहट सुनकर उठ गया। अरे, आप कैसे उठ गईं? दादी का बुखार कैसा है? मैं दादी के पास बैठती हूँ, आप जाकर सो जाइए। भर्ग अनमना सा दिखा। जाते हैं या नहीं, वरना रात की बात का बुरा मान जाऊंगी। भर्ग एक मीठी नज़र उस पर डालता हुआ उठकर चला गया। दूसरे दिन राम प्यारी ने छुट्टी कर दी। सिर मुंडाते ओले पड़ गए थे। एक तरफ दादी बीमार और एक तरफ राम प्यारी की छुट्टी। सुबह भर्ग कोचिंग के लिए तैयार होकर नीचे आ गया। कियारा किचन में अनाड़ी हाथों से कुछ करने की कोशिश कर रही थी। प्याज उससे कटा नहीं। उसने अंडे फोड़कर नमक डालकर फेंटे, कुछ जला हुआ कच्चा ऑमलेट बनाया और टेबल पर रख दिया। भर्ग आधा कच्चा आधा जला अंडा देखकर उड़ गया। राम प्यारी ने आज कैसा ऑमलेट बनाया है? ये मैंने बनाया है, कियारा गर्व से बोली। तब भी भर्ग मन ही मन मुस्कुराया। राम प्यारी कहाँ है? छुट्टी पर। ये तो और भी अच्छा है, वो बुदबुदाया। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अच्छा बना है। वो पानी का घूंट पीकर किसी तरह निकलते हुए बोला। आप भी खा लीजिए। वो आधा पाधा खाकर चलता बना। कियारा बाकी नाश्ता घूरती रह गई। भर्ग 1 बजे घर आया। आज कियारा ने दादी को टोस्ट खिलाकर दवाई खिला दी थी। भर्ग जब घर पहुंचा तो कियारा को किचन में उलझा हुआ पाया। किचन में घुसते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ खाने को नहीं है, भूख लगी है। भर्ग को उसकी मासूमियत पर दया आ गई। मैं मैगी के पैकेट ले आया हूँ, अभी तो इसी से काम चला लेते हैं। रात को आपके लिए ठीक से खाना बना दूंगा। आपको खाना बनाना आता है? बंदे को क्या नहीं आता। राम प्यारी जब छुट्टी करती है तो दादी को मैं ही बनाकर खिलाता हूँ। दोनों ने आनन फानन में मिलकर मैगी बनाई और तृप्ति से खाई। रात को भर्ग ने इत्मीनान से खाना बनाया। कियारा दादी की तीमारदारी में लगी थी। दादी का बुखार फिर बढ़ गया था। वो रात भी दोनों ने पहली रात की तरह मिलजुल कर काटी। तीसरे दिन से दादी ठीक होने लगी, लेकिन राम प्यारी की छुट्टियां बढ़ गईं। कियारा को शर्म आ रही थी कि भर्ग अकेला सब कुछ संभाल रहा था, और एक वो है, वो भी किचन में उसकी मदद करने की भरसक प्रयत्न करने लगी। खाना बनाते और दादी की देखभाल करते दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, या फिर दोस्त से कुछ अधिक जुड़ गए थे, जो दोनों समझ नहीं पा रहे थे। दादी अब ठीक हो गई थी। सब रिश्तों के लिए एक खास जगह होनी चाहिए जीवन में, ये अब वो कभी नहीं भूलेगी। छुट्टियों में कोशिश करेगी दादी के पास आने की। फ़ोन पर हमेशा संपर्क में रहेगी। प्यार हो तो रिश्ते दूर से भी सहेजे जा सकते हैं। अपनेपन का एहसास कराया जा सकता है, जताया जा सकता है कि आप कितना खास स्थान रखते हो हमारे जीवन में। और ज़िंदगी का यह महत्वपूर्ण पाठ भर्ग ने उसे पढ़ाया था। कठिन परिस्थितियों में बड़ा हुआ भर्ग रिश्तों की अहमियत, प्यार व अपनेपन के एहसास को गहराई से समझता था। उसके दादी के साथ 2 महीने कब कटे पता ही नहीं चला। दादी उसे बहुत प्यार करती हैं, ये तो वो जानती थी, पर वो खुद दादी को कितना प्यार करती है ये पहली बार महसूस कर रही थी। वो जाने की घड़ी आ गई। भर्ग उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। वो दादी से लिपट कर रो रही थी। आंसुओं के वेग को थामना चाह रही थी, पर थाम ना पा रही थी। जल्दी आऊँगी दादी, छुट्टियों में, वह अवरुद्ध कंठ से बोली। मैं इंतज़ार करूँगी बेटा, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी है। दादी के मुंह के शब्द भी भाव विवल हो मानो साथ नहीं दे रहे थे। दादी,
वो एकाएक मुस्कुराकर बोली, खुद को भी ऐड कर दिया है मैंने आपके साथ। अब आप मेरी भी पूरी खोज खबर रख सकती हैं और मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड की भी। कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चल शरीर कहीं की, बॉयफ्रेंड बनाएगी तो डोली ना उठवा दूंगी तेरी। देखते हैं दादी। कियारा हंसती हुई कार में बैठ गई। रास्ते भर भर्ग और कियारा चुपचाप बैठे थे। दोनों का दिल अजीब सा टीस रहा था। कुछ रिश्ता था या नहीं दोनों के बीच, इसका तो पता नहीं। बहुत फर्क था दोनों की पृष्ठभूमि में और भविष्य अभी तक अनजाना था। भर्ग सोच रहा था मंजिल अभी दूर है, फिर कियारा जैसी लड़की उसके दायरे से बाहर है। कभी कुछ बन गया तो अलग बात है, लेकिन तब तक इस मासूम सी लड़की को बहका नहीं सकता वो। एयरपोर्ट पर कार से उतरे। भर्ग ने उसकी अटैची ट्रॉली पर रखी। कियारा ने भरी आंखों से उसे गुड बाय कहा। क्या हम दोस्त बने रह सकते हैं? एकाएक भर्ग बोला। हाँ क्यों नहीं, कियारा अधीरता से बोली। तो फिर अपना नंबर बोलिए। मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया अभी तक। कियारा ने नंबर बोला। भर्ग ने उसके फ़ोन पर रिंग कर दी। दोनों ने नंबर सेव कर लिए। हॉस्टल से बात नहीं कर पाऊंगी, पर जब भी घर आऊँगी ज़रूर बात करूँगी। ठीक है, दादी के पास आएंगी तो बता देना, हो पाया तो मैं मिलने आ जाऊँगा। ओके, दादी का ख्याल रखना, कियारा संजीदगी से बोली। और नम हुई आँखों और भोली सी मुस्कुराहट लिए दोनों ने विदा ले ली। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी मिलन ज़मीं और आसमां का। बुज़ुर्गों के प्रति मान सम्मान और स्नेह की शिक्षा देती हुई ये कहानी आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।